हेलो एवरीवन, आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो क्लास 12 2022 टू 23 के बीच में होने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे जब तक आपकी बोर्ड की परीक्षाएं कंप्लीट नहीं होती। फुल सिलेबस होगा इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 आज है हमारा, वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो विभिन्न माध्यम, जैसे आप इसका टॉपिक देख रहे हो, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। हम किन किन माध्यमों से कोई लेख लिखते हैं इससे रिलेटेड है। तो इसकी जानकारी के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विभिन्न लेखन में माध्यम में होता क्या है और उसमें किस तरह के टॉपिक हमारे आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के भिन्न भिन्न तरीके हैं। जब हम कोई भी संचार माध्यम इस्तेमाल करते हैं तो उसके भिन्न भिन्न यानी अलग अलग तरीके से हम उसको एक से दूसरे के द्वारा संचार किया जाता है। जैसे पत्र पत्रिकाओं में लेखन की अलग अलग शैलियां होती है। जब हम पत्र और पत्रिकाएं लिखते हैं या उसे पढ़ते हैं तो उनकी शैलियों को हम विभिन्न माध्यमों से इसको यूज करते हैं। किस तरीके से हम उस शैली का इस्तेमाल करते हैं वो उसमें बताया जाता है। जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि के लिए भी लेखन अलग होता है। आज लेखन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है जिनकी लेखन शैली में विभिन्नताएं हैं। जैसे पत्र पत्रिका, सिनेमा, रेडियो, समाचार, साहित्य आदि के लिए। तो आदि के लिए इन्हें अलग अलग तरीके से इसे यूज किया जाता है। अब विभिन्न संचार जनसंचार माध्यम, जो प्रमुख हमारे विभिन्न जनसंचार माध्यम है, उसमें से हम देख रहे हैं, उसकी जानकारी लेते हैं कि क्या क्या हमारे संचार माध्यम में प्रमुख जनसंचार माध्यम क्या क्या है। जनमानस द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले, जनमानस यानी मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जनसंचार के लिए विभिन्न माध्यम होते हैं। जैसे मुद्रित माध्यम। आप ये जरूर ध्यान रखना कि बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मुद्रित माध्यम क्या है। तो प्रिंट माध्यम को ही मुद्रित माध्यम कहा जाता है। रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट एवं इंटरनेट मुद्रित माध्यम अर्थात समाचार, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए और टेलीविजन देखने और सुनने के लिए तथा इंटरनेट पढ़ने, सुनने व देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर आप कह सकते हैं एमसीक्यू, जो बनते हैं कि मुद्रित माध्यम के अंतर्गत कौन से माध्यम आते हैं। मुद्रित यानी प्रिंट माध्यम, लिखने जो कि आप शब्दों के द्वारा लिखते हैं उसे मुद्रित माध्यम में। मुद्राएं जिसे शेप्स जो बनाकर हम करते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए, तो इसमें समाचार पत्र और पत्रिकाएं वही उसमें यूज होती है। रेडियो सुनने के लिए, अगर सुनने के लिए आप पूछेंगे श्रवण के लिए तो रेडियो का माध्यम होता है। टेलीविजन देखने व सुनने के लिए, जैसे आप देख सकते हो, देख भी सकते हो, सुन भी सकते हैं। तथा इंटरनेट पढ़ने, सुनने व देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये दोनों माध्यमों का, ये जितने भी माध्यम दिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते। अखबार के पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए तथा टेलीविजन देखने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, किंतु इंटरनेट पर पढ़ने व देखने और सुनने तीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये कहते हैं कि इंटरनेट, अगर आपसे पूछेंगे कि किस माध्यम में तीनों हम देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो यही हमारा इंटरनेट माध्यम है। तो मुद्रित माध्यम, अब सबसे पहले हम टॉपिक से ले लेते हैं कि इस मुद्रित माध्यम है क्या, उसमें कौन कौन से विशेष अंग हैं या विशेष टॉपिक्स हैं जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो जनसंचार माध्यम की आधुनिक माध्यमों में, आधुनिक यानी अब जो चल रहे हैं माध्यम, उसमें जनसंचार माध्यमों में मुद्रित यानी प्रिंट माध्यम सबसे प्राचीन माध्यम है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है। आप देखते होंगे कि जिस समय टीवी भी नहीं था, जिस समय इंटरनेट नहीं था, उससे पहले हमारे समाचार पत्र पत्रिका ही सबसे ज्यादा स्टार्ट, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं। मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। चीन में माना जाता है, चीन से ही इसका आरंभ हुआ था। तत्पश्चात जर्मनी के गुटेनबर्ग में छापाखाने की खोज हुई। तो उसके बाद चीन में इसका आरंभ माना जाता है और जर्मनी में छापाखाना का, सबसे पहले छापाखाना कहाँ, जर्मनी में, और किसे, गुटेनबर्ग में छापाखाना की खोज। भारत में 1556 यानी 1556 ईस्वी में गोवा में पहला छापाखाना खुला। तो भारत में कब पहला छापाखाना खुला था? गोवा में पहला छापाखाना खुला था और 1556 बहुत इजी संख्या रहेगी ये। 15, 5, 6 मतलब 5 के बाद 6 सीधे। इसका प्रयोग मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें पढ़ने के लिए किया था। आज
मुद्रण कंप्यूटर की सहायता से होता है। तो आजकल जो हम मुद्रण करते हैं, पढ़ते हैं, वो कंप्यूटर की सहायता से भी इस कार्य को हम कर लेते हैं और उसकी छपाई भी, उनके शब्दों का निर्माण भी हम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की खूबियां, आप ध्यान रखना, इसमें से बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं। आप एक बार क्वेश्चन को इसको दोबारा से ढंग से पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की खूबियां, तो मुद्रित माध्यमों की खूबियां यदि देखी जाए तो वे निम्नलिखित है। लिखे हुए शब्द स्थायी होते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी क्या होती है कि जो भी हमने लिखे प्रमाण बन जाते हैं, स्थायी होते हैं। इन लिखे हुए शब्दों को हम एक बार नहीं बल्कि अनेक बार पढ़ सकते हैं। और दूसरा, अपनी रुचि और समझ के अनुसार उस स्तर के शब्दों से परिचित हो सकते हैं। उन शब्दों का अध्ययन व चिंतन और मनन किया जा सकता है। जटिल शब्दों के लिए शब्दकोश का भी प्रयोग किया जाता है। जटिल शब्द यानी जो कठिन शब्द होते हैं उसके लिए हम शब्दकोश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त खबर को अपनी रुचि के अनुसार पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। और अगर ये लगता है कि हम खबरों को इधर उधर भी पढ़ सकते हैं, जबकि ऐसा टीवी में और रेडियो में इनमें नहीं होता है, और ये केवल होता है मुद्रित माध्यम में। ये क्वालिटी इसी की ही बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त खबर को अपनी रुचि के अनुसार पहले या बाद में भी पढ़ा जा सकता है। किसी भी मुद्रित सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है, जैसा कि आप अपने ग्रंथों को भी दे सकते हो कि वो ग्रंथ आज इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि वो हम बहुत अच्छी तरह से कभी भी किसी भी समय पढ़ सकते हैं। बस यही रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है आपका, जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की कमियां। तो अब इसकी क्वालिटी तो हमने देख ली, अब इनमें कमियां क्या है। देखो ये आप ध्यान रखना, हमने पहले पढ़ा कि मुद्रित माध्यम कब बना, किस समय बना, भारत में कब आया। उसके बाद हमने पढ़ा कि मुद्रित माध्यम में खूबियां क्या हैं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। देन उसके बाद कमियां क्या है। इसमें कुछ कमियां भी होती हैं, हर चीज की कमी होती है, तो इसमें भी कुछ कमियां हैं, और वो कमियां क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो मुद्रित माध्यम की कुछ कमियां भी हैं, जैसे अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी। अब मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी कमी क्या है कि जो शिक्षित लोग नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं सकते या जिनको जानकारी नहीं होती पढ़ने की, उनके लिए ये माध्यम कठिन हो जाता है। लोगों के लिए अनुपयोगी है जो कि अशिक्षित हैं। अब टेलीविजन तथा रेडियो की भांति मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी नहीं दे पाता है, क्योंकि मुद्रित माध्यम होती है यानी छपाई के लिए उसे टाइम चाहिए होता है। तो वो जैसे इंटरनेट पर तुरंत आपके 1 सेकंड में ही या 1 मिनट के अंदर ही वो जो न्यूज होती है आपको मिल जाती है, लेकिन जो हमारी मुद्रित माध्यम होती है उसको टाइम चाहिए होता है, छपाई होती है, तो वो कई घंटे पहले की न्यूज ही छापता है। समाचार पत्र निश्चित अवधि दैनिक अर्थात 24 घंटे में एक बार, साप्ताहिक सप्ताह में एक बार तथा मासिक माह में एक बार प्रकाशित किया जाता है। अब क्या होता है कि जो हमारे समाचार पत्र होते हैं या पत्रिकाएं होती हैं वो क्या साप्ताहिक आपने पढ़ा होगा, मासिक भी पढ़ा होगा और दैनिक भी पढ़ा होगा। तो ये 3 भागों में विभाजित होता है। तीसरा यानी आपकी जो दैनिक वाला आता है वो 24 घंटे के अंतर ही होता है, साप्ताहिक में सप्ताह यानी 1 हफ्ते के अंतर होता है, वीकली होता है, और मासिक यानी मंथली होता है। किसी भी खबर या रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए एक डेडलाइन यानी समय सीमा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि डेडलाइन किसे कहते हैं। तो डेडलाइन इसे कहते हैं किसी भी खबर या रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए एक डेडलाइन होती है, यानी इस सीमा तक उसको हमें छापना है, समय सीमा होती है, उसे डेडलाइन बोलते हैं। तो ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है, तो ध्यान रखना है इसका। इसके बाद दे रखा है स्पेस, स्थान सीमा भी होती है, जबकि रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट माध्यम में ऐसे प्रतिबंध नहीं होते। और जबकि अगर आप देखोगे इसमें क्या होता है कि ये इनमें एक स्पेस सीमा भी होती है कि इतना ही हम छाप सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं छाप सकते हैं, लेकिन और सब में इतना कुछ नहीं होता है। अब रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के माध्यम पर ऐसे प्रतिबंध नहीं होते। महत्व तथा जगह की उपलब्धता के अनुसार किसी भी खबर को स्थान दिया जाता है, और जो हमारे टेलीविजन होता है, इंटरनेट होता है, इनमें हम कहीं पर भी उसको स्थान दे सकते हैं। मुद्रित माध्यम में अशुद्धि होने पर सुधार हेतु अगले अंक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जबकि अन्य माध्यमों में तत्काल ही सुधार किया जा सकता है। तो ये इनकी बहुत बड़ी कमियां हैं जिसके कारण हम इसको
कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छा माध्यम हमारा इंटरनेट, टीवी या फिर आप देखते होगे समाचार पत्र में कभी गलत शब्द या गलत जानकारी दी जाती है तो माफ़ कीजिएगा ऐसे करके तुरंत ही, या माफ़ी चाहते हैं तुरंत ही अपनी सही सूचना को प्रकाशित कर दिया जाता है। लेकिन मुद्रित माध्यम में ऐसा नहीं होता है। मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। अब जिस समय मुद्रित माध्यम हम लिख रहे हैं तो उस समय कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस बात की जानकारी है। तो मुद्रित माध्यम लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेखन में भाषा, व्याकरण, शैली, वर्तनी का ध्यान रखना पड़ता है। प्रचलित भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो जिस समय भी हम इस लेखन को कर रहे हैं तो सबसे पहले भाषा का ध्यान रखो, फिर व्याकरण का ध्यान रखो, फिर शैली, वर्तनी, बोलने का ढंग, तरीका का ध्यान रखना पड़ता है। प्रचलित भाषा का प्रयोग, हमें वही भाषा यूज करनी चाहिए वहाँ पर, उसमें जो वहाँ पर प्रचलित हो। अगर हमने दूसरी भाषा यूज करी तो लोगों के लिए संतोषदायक नहीं होगा। अच्छा, समय सीमा और आवंटित स्थान के अनुशासन का पालन अवश्य करना चाहिए। तो समय सीमा और आवंटित स्थान के अनुशासन का पालन भी करें कि वहाँ पर किस तरह के नियम बनाए गए हैं। लेखन में प्रकाशन के बीच गलतियों व अशुद्धियों का शोधन करना अनिवार्य होता है। तो लेखन और प्रकाशन के बीच जो गलतियां की गई हैं और अशुद्धियां हैं उनको थोड़ा ध्यान में रख के उसे कम करना चाहिए, या फिर उसका प्रकाशन से पहले उसका हमें संशोधन कर लेना। अब आपका नेक्स्ट है, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारगम्यता बनाए रखनी चाहिए। तो जब जो हमारा प्रवाह बने रहे इसलिए उसमें ऐसा उसको इसी तरह से न्यूज को बना के रखना चाहिए जिससे कि लोग उससे जुड़े रहे। अब लेखन माध्यम, रेडियो माध्यम तथा रेडियो समाचार का संचालन। अभी तक हमने मुद्रित माध्यम के बारे में सब कुछ पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रेडियो माध्यम क्या होता है और रेडियो माध्यम तथा रेडियो समाचार का संचालन किस प्रकार से होता है। तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। ध्यान रखना, अगर श्रव्य माध्यम में आपको सुना है जनसंचार का श्रव्य माध्यम के अंतर्गत कौन सा आता है, तो रेडियो, ये ध्यान रखना है। जिनकी ध्वनि, शब्द व स्वर प्रमुख होते हैं। भाई रेडियो में हमें कुछ दिखाई तो देता नहीं है, तो वो जो ध्वनि निकलेगी वो हमारे कानों के लिए अच्छी होनी चाहिए, शब्द स्पष्ट होने चाहिए और स्वर भी क्लियर होने चाहिए। तो रेडियो मुख्य रूप से एक रेखीय यानी लिनियर माध्यम है। तो ये पूछा जाता है एक रेडियो किस माध्यम में आता है, तो एक रेखीय माध्यम है यानी लीनियर माध्यम में आता है। रेडियो समाचार के संरचना व समाचार पत्रों तथा टीवियों की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होता है। अब ध्यान रखना कि समाचार पत्र भी उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये कि समाचार पत्र किस शैली में लिखा जाता है, और तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। टीवी भी उल्टे पिरामिड शैली में ही होता है, तो उसी तरह से रेडियो भी उल्टा पिरामिड शैली में रहता है। यानी आपको उल्टा पिरामिड शैली का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिसमें अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती, और इसमें पीछे जो हो गया उसके बाद हमारी कोई सुविधा इसमें नहीं होती है। लगभग 90% समाचार स्टोरेज इस शैली में लिखे जाते हैं। तो जो समाचार पत्र मतलब लगभग कुछ को छोड़कर लगभग जितने भी समाचार है, क्योंकि उनमें स्पेस की कमी होती है, इसकी वजह से उसे हम उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र की सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। अब इसकी विशेषता क्या होती है, उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता ये होती है कि इसमें सबसे पहले उन तथ्यों को लिखा जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़े। इसके बाद घटते हुए महत्व के क्रम में दूसरे तथ्य व सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद जो उसकी घटनाएं हैं किस तरह से घटी उसके अनुसार उसको बदला जाता है। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। इसके बाद घटते हुए महत्व के क्रम में दूसरे तथ्य व सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं वरन खबर के प्रारंभ में होता है। तो कहानी में सीधे माध्यम में सीधे पिरामिड शैली में कहानियां लिखी जाती हैं, लेकिन समाचार पत्र उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, अर्थात कहानी में क्लाइमेक्स का अंत में हमें पता चलता है और इसमें पहले ही खबर का प्रारंभ में ही इसका पता चल जाता है। इस शैली के अंतर्गत समाचारों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका ध्यान रखना, इसमें क्या करते हैं कि एक ही टॉपिक दे देंगे, जैसे एंट्रो दे दिया तो ये क्या है,
एंट्रो किसे कहते हैं? तो एंट्रो हम उसे कहते हैं जो समाचार के मुख्य भाग होते हैं, उसको हम एंट्रो कहते हैं। बॉडी, घटते हुए क्रम में खबर को विस्तार से लिखा जाता है और ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम बॉडी कहते हैं। तो एंट्रो जो महत्वपूर्ण भाग होता है, बॉडी जो इस घटना की कहानी बताता है, और समापन अधिक महत्वपूर्ण न होने पर तथा स्पेस न होने पर इसे काट कर छोटा भी किया जा सकता है। समापन की ये विशेषता होती है। तो एंट्रो, बॉडी एंड समापन, तो ये उल्टा पैरम शैली में पहले एंट्रो होता है, फिर बॉडी होती है, फिर समापन होता है। इसका विशेष ध्यान रखना है सबको। चलिए नेक्स्ट है आपका रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें। मतलब बुनियादी यानी जो जरूरी बातें होती हैं। लेखन, अगर समाचार हम लिख रहे हैं या हम रेडियो पर देख रहे हैं या उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी बुनियादी बातें जरूर। तो समाचार लेखन की बुनियादी बातें निम्नलिखित हैं। साफ सुथरा टाइप की हुई कॉपी या ट्रिपल स्पेस में टाइप करते हुए दोनों ओर हाशिए होता है बॉर्डर छोड़े। तो ये बहुत जरूरी है, लास्ट टाइम हमारा आया था, तो इसका ध्यान रखना है कि साफ सुथरी टाइपिंग कॉपी होनी चाहिए जिससे में रेडियो समाचार लिखा जा रहा है, क्योंकि जो बोल रहा है उस समाचार को, उसके लिए सब सारे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। फिर है ट्रिपल स्पेस होना चाहिए, और इसके बाद थोड़ा हाशिया यानी बॉर्डर छोड़ देना चाहिए। एक पंक्ति में 12 से 13 शब्दों से अधिक ना हो, पंक्ति के अंत में विभाजित शब्दों का प्रयोग न हो, और पृष्ठ के अंत में कोई भी लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए, यानी पूरी तरह से शब्द एकदम क्लियर होने चाहिए। देन पृष्ठ के अंत में कोई भी लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। समाचार कॉपी में जटिल व एवं संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग न करें। लंबे अंकों को तथा दिनांकों को शब्दों में लिखें। तो लंबे अंक है और दिनांक है कि उससे पढ़ने में असुविधा नहीं होगी, इसलिए इसको बोला गया है। फिर लेखन समाचार कभी भी संख्या के प्रारंभ नहीं होना चाहिए। लेखन समाचार नहीं, रेडियो समाचार कभी भी संख्या से प्रारंभ नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित क्रमांक या अधोक्षरी किंतु लेकिन उपयोग पूर्वक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब जो शब्द है ना, ये शब्द मनुष्य को, यानी जो भी सुनने वाला है, श्रोता है, जो भी इसके बारे में आपका रेडियो सुन रहा है, वो इससे भटक सकता है, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं, या संशय में डाल सकता है। वर्तनी पर विशेष ध्यान दें। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें जिससे कि लोग उससे जोड़कर अपने इंटरेस्ट से उस कार्य को या रेडियो को सुन सकें। इसके बाद है टेलीविजन माध्यम। तो अभी हमारा मुद्रित माध्यम कंप्लीट हो चुका है। मुद्रित माध्यम के बाद रेडियो माध्यम की बारे में बता दिया गया, उसकी विशेषता क्या है, वो किस शैली में लिखा जाता है, ये है बुनियादी बातें बता दी गई हैं। अब है टेलीविजन माध्यम। टेलीविजन माध्यम क्या होता है? ये माध्यम जो होता है दृश्य और श्रव्य दोनों होता है, इन्हें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यह रेडियो की तरह एक रेखीय माध्यम है। रेडियो भी एक रेखीय माध्यम में लिखा जाता है और टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है। टेलीविजन में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों का अधिक महत्व होता है। दृश्य यानी जो सीन होता है, वो इसीलिए ही आपको टेलीविजन हम बोलते हैं, उसका महत्व ज़्यादा होता है। इसमें दृश्य शब्दों के अनुरूप उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं। मतलब जो शब्द होते हैं, जैसे जैसे दृश्य दिखाते हैं उसी के अनुसार ही उन शब्द उसके अनुसार चलते हैं। ये नहीं कि शब्द की विशेष महत्व दिया जाता है, जैसे कि आपका रेडियो में शब्दों का प्रयोग का बहुत विशेष महत्व दिया जाता है, उसकी विशेषताएं बताई जाती हैं। इनमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबरें बताने की शैली का प्रयोग किया जाता है। अतः टेलीविजन में समाचार लेखन की प्रमुख शर्त दृश्य के साथ लेखन है। तो जब भी हम इसमें कुछ भी टेलीविजन में समाचार लेखन के प्रमुख जो शर्त होती है वो ये है कि दृश्य के साथ ही सारा कार्य चलना चाहिए, वरना लोगों का जो इंटरेस्ट है उसमें ख़त्म होने लगता है, उस समाचार से हटने लगता है टीवी में। तो टेलीविज़न खबरों के प्रमुख चरण क्या हैं, ये कई बार आ चुका है और इसके हर टॉपिक की जो विशेषता है वो भी पूछी गई है। कैसे? टीवी यानी टेलीविज़न खबरों के प्रमुख चरण: प्रिंट,
तथा अथवा रेडियो की तरह टेलीविज़न चैनल समाचार देने का मूल आधार सूचना होता है या सूचना देने वाला होता है। टेलीविज़न में यह सूचनाएं इन चरणों से होकर गुजरती हैं। तो कौन कौन से चरण होते हैं जिसमें टेलीविज़न की जो सूचनाएं हैं गुजरती हैं, यानी उन्हें ये सब बॉर्डर पास करना होता है। कैसे? फ्लैशबैक यानी ब्रेकिंग न्यूज़ उसमें आनी चाहिए, फ़ोन इन होता है उसमें, और एंकर वाइट होता है, एंकर पैकेज होता है, ड्राई एंकर होता है, और एंकर विजुअल होता है, लाइव होता है। इन सब की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो इन सब की डेफिनेशन यानी फ्लैशबैक किसे कहते हैं या फ़ोन इन किसे कहते हैं, ये आपसे कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया है। चलो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अभी हम इससे जो टेलीविज़न समाचार की खूबियाँ यानी उनकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो टेलीविज़न समाचार की जो खूबियाँ हैं वो ये है कि टेलीविज़न समाचार की खूबियाँ निम्नलिखित हैं। देखने में सुनने की सुविधाएं होती हैं, जीवंत घटनाओं का प्रसारण होता है, लाइव इसमें दे रखा है ना, लाइव टेलीकास्ट होता है तो वो भी क्लियर होता है, प्रभावशाली खबरों से परिचित होना व समाचारों का लगातार प्रसारण देख पाना। तो ये समय लगातार का मतलब ये कि जो भी समाचार आ रहा है तो हम न्यूज़ में हम टेलीविज़न में तुरंत देख लेते हैं। टेलीविज़न की कमियां भी हैं। कुछ कमियां क्या हैं कि ये भाषा शैली के स्तर पर अत्यंत सावधानी इसमें रखनी पड़ती है, क्योंकि जो भी हमारा समाचार दिया जाता है वो दृश्य के अनुसार ही दिया जाता है और लोग उसको देखते हैं। बाइट का ध्यान रखना चाहिए या रखना आवश्यक है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है तथा परिपक्व बुद्धि पर सीधा प्रभाव डालता है, क्योंकि दृश्य देख रहे हैं उसमें विश्वास ज़्यादा हो जाता है लोगों पर। अगर वो सही ढंग से नहीं दिखाया गया तो उसका फ़र्क समाज पे, लोगों पर बहुत जल्दी पड़ता है। अब रेडियो टेलीविज़न की जो समाचार की भाषा शैली है वो कैसी होनी चाहिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो रेडियो टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली भाषा के स्तर व गरिमाओं को बनाए रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये बात तो सब में ही होनी चाहिए। सरल भाषा इसलिए कि हर व्यक्ति, हर जन उसे पढ़ सके, सभी वर्ग स्तर के लोग समझ सकें और इसका ध्यान रखना चाहिए। वाक्य छोटे, सरल व स्पष्ट हों, वाक्यों में तारगम्यता यानी एक दूसरे से जुड़ाव हो, जटिल शब्द सामाजिक शब्दों तथा मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए। जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्त अंग आदि नहीं लिखने चाहिए जिसमें पढ़ने में कठिनाई हो, तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट है आपका आगे जो दे रखा है, ये रह गया है रेडियो टेलीविज़न के समाचारों में एक वाक्य में एक ही बात कहने का प्रयास करना चाहिए। एक वाक्य में जो यानी हम जब कोई भी बात समझाते हैं तो एक वाक्य में अगर हम एक ही चीज़ के बारे में बताएंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगी, बजाय हम उसे तरह तरह से जोड़ के बताएं। अब है इंटरनेट माध्यम। इंटरनेट माध्यम क्या है? तो आज की नई पीढ़ी समाचार को इंटरनेट पर देखना व पढ़ना पसंद करती है। इसे इंटरनेट या पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर या वेब पत्रकारिता कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इस पे विशेष जो मैं बता रही हूँ उस पर विशेष ध्यान दें, जो आ चुका है क्योंकि आया है, लास्ट ईयर भी आया है, कहीं आपसे मिस ना हो जाए, तो इसलिए जो मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान दें। जैसे इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, इंटरनेट के अलग अलग माध्यमों से उसे बोला जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं उसको, साइबर या वेब पत्रकारिता कुछ भी कहा जा सकता है। तो अगर आपसे वेब पत्रकारिता किसे कहते हैं तो इंटरनेट पत्रकारिता, साइबर किसे कहते हैं इंटरनेट, ऑनलाइन ये तो आपको मालूम ही है। इसके द्वारा जहां हम सूचना, मनोरंजन में ज्ञान तथा निजी व सार्वजनिक संवादों का आदान प्रदान कर सकते हैं, वहीं यह अश्लीलता या दुष्प्रचार व गंदगी फैलाने का माध्यम भी बन सकता है। मतलब अगर हमें यह है कि इंटरनेट से हमें बहुत फ़ायदा भी है तो बहुत जल्दी उससे नुकसान हो सकता है। लोगों को अंदर गंभीर बातें उनके अंदर पैदा की जा सकती हैं, दुष्प्रभाव उसका देखा जा सकता है, अश्लीलता फैलाई जा सकती है। इंटरनेट का प्रयोग समाचारों के संप्रेषण, संकलन तथा सत्यापन एवं
पुष्टिकरण में भी किया जा सकता है। तो फायदा भी है तो थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो ये बताया कि ये भी इसमें फायदा है कि पुष्टि हो जाती है, सत्यापन यानी सत्य बातों का पता चल जाता है, संकलन हो जाता है यानी जुड़ जाता है। टेलीप्रिंटर के जमाने में यहाँ 1 मिनट में केवल 80 शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते हैं। वहीं आज 1 सेकंड में लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की दुनिया के कारण, इंटरनेट की पत्रकारिता के कारण। इंटरनेट पत्रकारिता व उसका इतिहास अगर हम जाने तो इतिहास जरूर देख लेना, क्योंकि इतिहास कई बार आ चुका है बहुविकल्पीय प्रश्नों में। तो इंटरनेट का पर समाचार पत्र का प्रकाशन व अखबार आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में समाचारों, लेखन व चर्चा परिचर्चा, बहसों, फीचर, झलकियों के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को अनुभव कर दर्ज करने का कार्य करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। तो वही जिसमें हम अपनी छोटी छोटी सब चीज़ों को बहुत जल्दी किसी माध्यम से पिरो कर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो इंटरनेट माध्यम का जरिया कहा जा सकता है। इसी पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। वर्तमान समय में विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। अच्छा, ये पूछा जाता है कई बार कि वर्तमान समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समय में विश्व स्तर पर ये भी ध्यान रखना, विश्व स्तर पर आपसे पूछा जाएगा। तो विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तीसरा दौर चल रहा है, जबकि भारत में दूसरा दौर चल रहा है। भारत में वो बाद में आया तो उसका दूसरा दौर, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। पहला दौर वर्ष 1982 यानी 82 से 1992 यानी 92 तक का था। दूसरा दौर वर्ष 1993 से 2001 तक माना गया है। वर्तमान समय में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है, यानी जो वर्ष 2002 से प्रारंभ हुआ है। तो ध्यान रखना है 1982 से वो स्टार्ट हुआ था पहला दौर, और 1992 तक वो पहला दौर खत्म हुआ है। और दूसरे दौर में 1993 से 2001, अब 2001 से 2002 तक थर्ड यानी तीसरा दौर चल रहा है। चलिए, अब है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता। अब मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी इसमें दिए जाएंगे। पुरानी वीडियो भी देखिए आप, उसमें बहुत सारे MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए, चैनल से जुड़े रहिए, आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड में आए क्वेश्चंस मेरे इस पे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।